पोस्ट ऑफिस स्कीम से रिलेटेड वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका इम्पैक्ट ओल्ड अकाउंट होल्डर या फिर न्यू अकाउंट होल्डर हैं दोनों में पड़ सकता है। तो आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि जो ये सारी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो किन स्कीम में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है और कौन सी स्कीम में हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जैसे हमारी पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। बिल्कुल विनय जी, मैं बोलूंगा एक थोड़ा झटका दिया है वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है जो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट आपको जो एग्जिस्टिंग होल्डर हैं अकाउंट, जो पुराने ग्राहक भी हैं, उनको भी असर आते हुए देखने को मिलेगा। अब वित्त मंत्रालय ने साफ किया है, नोटबंदी के बाद आधार कार्ड और पैन मैंडेटरी कर दिया गया है पोस्ट ऑफिस अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं या उसमें पैसा जमा करवाते हैं। तो अगर आप नया अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं और आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस आपका अकाउंट नहीं खोलेगा। अकाउंट आपका खुल जाएगा, पर आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा कि आप अपना आधार कार्ड बनवा लें और आधार कार्ड अपना पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दें। नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद आप कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ही पैन कार्ड भी मैंडेटरी कर दिया गया है। आप 2 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा अकाउंट ओपनिंग के लिए कि 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना पैन कार्ड भी जमा करवा दें। वहीं अगर हम पुराने ग्राहक की बात करें जिनका पहले से अकाउंट है, उनके लिए भी ये चीजें मैंडेटरी की गई हैं। और उनको कब जमा करवाना पड़ेगा पैन कार्ड? आधार तो जमा करवाना ही है विनय जी, क्योंकि केवाईसी नॉर्म्स थोड़े से कठिन किए हैं। पहले जब आप अकाउंट ओपन करवाते थे तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करवाते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अपना पासपोर्ट या प्रॉपर्टी टैक्स की कोई रिसिप्ट होती थी। तो अगर आपके पास आधार और पैन नहीं है तब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाता था, पर अब नहीं हो पाएगा। और पुराने ग्राहक के लिए अगर आपके अकाउंट में 50,000 का बैलेंस हो जाता है किसी समय पर भी, उस समय आपको पैन कार्ड जमा करवाना होगा। नहीं तो पोस्ट ऑफिस ना तो आपका पैसा लेगा, ना आपको पैसा निकालना देगा। और साल भर में अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा निकलवाते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो भी आपके लिए पैन और आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा असर दोनों, अगर हम बात करें पुराने ग्राहक और नए ग्राहक, दोनों को आते हुए देखने को मिलेगा। तो आशीष जी, ये तो बात होगी कि चेंजेस क्या हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि काफ़ी लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, उसकी वजह से काफ़ी पैसा जमा करवाते हैं, तो किन स्कीम के अंदर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और किन स्कीम के अंदर मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते? क्विकली जानेंगे विनय जी सभी स्कीम्स के बारे में। किस स्कीम में आपको मूलधन, अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे एटीसी का बेनिफिट मिलता है, और किस स्कीम के ऊपर जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस जो हैं, जो कि आपके इनकम टैक्स के अंतर्गत अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम का चुनाव करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल पाता है। तो सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध योजना जिसकी हम बात करते हैं, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि हम जानते हैं कि लोग अपने बच्चों के नाम से भी ओपन करवाते हैं और हर घर में एक पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि अकाउंट तो होता ही है। हालांकि इसकी मेच्योरिटी थोड़ी लंबी समय की होती है। पीपीएफ की बात करें 15 साल की आपकी मेच्योरिटी होती है, सुकन्या समृद्धि योजना में जब तक आपकी बेटी 21 साल की होती है तब तक के लिए आप इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों में आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। समय समय पर अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस समय पर आप दोनों अकाउंट से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं अपने सभी व्यूअर्स को आज बोलना चाहूंगा, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। किसी भी तरह की कठिनाई आपको अगर पोस्ट ऑफिस में आ रही है। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो इन दोनों स्कीम की, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो यहां पर आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है एटीसी के अंतर्गत, और जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। तो ये सबसे अच्छी चीज होती है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट रहेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो, उनको काफी अच्छी लगती है योजना। इसमें जो आप पैसा जमा कराते हैं तो साल का आप उसमें एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, पर आप ध्यान रखें सेक्शन 80TT B का बेनिफिट उठाएं। हालांकि आपको ये काफी कम लोग जानते हैं सीनियर सिटीजन। अगर आपको पहले से पता था तो यस में इसका आंसर लिखें। अगर आपको ये नई चीज पता लगी है तो जरूर अप्रिशिएट करें इस वीडियो को। तो जब आप आईटीआर भरते हैं तो उस समय सेक्शन 80TB का चुनाव करेंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम लेते हैं तो 50,000 तक आप जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका आप पूरा का पूरा टैक्स में बेनिफिट उठा सकते हैं। टीडीएस कट जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। और अगर आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं आता है तो फॉर्म 15 पोस्ट ऑफिस में जमा करना या बैंक में जमा करना ना भूलें, ताकि आपका टीडीएस ना कटे। इसके बाद बात करते हैं एनएससी और केवीपी, जो कि काफी पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस में।
रूरल एरिया में, गाँव में तो किसान विकास पत्र काफी लोग लेते हैं। हालांकि हम इसको रेकमेंड नहीं करते हैं किसान विकास पत्र को। एनएससी की बात करें 5 साल की मेच्योरिटी होती है, किसान विकास पत्र की बात करें तो लगभग 10 साल के आसपास की इसकी मेच्योरिटी होती है। एनएससी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है एटीसी का, पर किसान विकास पत्र में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। और दोनों स्कीम का इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है। उस पर आपका जो भी इंटरेस्ट मिलेगा आपकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। और अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तब तो आप विदाउट टैक्स इस इंटरेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप 30% में आते हैं तो आपका टैक्स लग जाएगा। टीडीएस इन दोनों स्कीम में नहीं कटता। ये अच्छी बात है पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें, क्योंकि काफी लोगों को ये भी दुविधा रहती है कि मेरा टीडीएस कटेगा या नहीं करेगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को छोड़ के बाकी कहीं पर भी टीडीएस पोस्ट ऑफिस स्कीम में नहीं कटता है, तो इन दोनों स्कीम में भी नहीं कटेगा। इसके बाद अगर हम बात करें एमआईएस, जिसमें आपको इंटरेस्ट मंथली मिल जाता है, लमसम आप इसमें अपना पैसा जमा करवाते हैं, टीडीएस में टैक्स में बेनिफिट आपको कोई नहीं मिलता है। इंटरेस्ट यहां पर भी आपका टैक्सेबल होता है, मतलब कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, काफी लोग पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, आरडी करवाते हैं। तो अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो उस समय आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। और बाकी आरडी की बात करें या 1 साल 2 साल 3 साल की एफडी की बात करें तो वहां पर आपको कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता और इंटरेस्ट भी आपका टैक्सेबल होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी पैसा आपको मिलेगा वो आपके इनकम टैक्स में जुड़ जाएगा। टीडीएस यहां पर भी आपका नहीं कटता है। बट हाँ, अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो वहां पर एक एडिशनल आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसमें आप जो भी आपको सेविंग अकाउंट में एटीटीटी ए के अंतर्गत आप अपना सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बचा सकते हैं। और इसके अलावा समय समय पर हम एफडी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लेके आते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, एफडी का चुनाव पोस्ट ऑफिस में ना करें। आपको सरकारी बैंकों में काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लॉन्ग टर्म की आप एफडी करवाएंगे आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना है। अगर हम बात करें 2023 के अंत में, 2024 के स्टार्ट में पोस्ट ऑफिस, बैंक, एफडी सबके इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। इसीलिए अभी आप लॉन्ग टर्म एफडी का चुनाव करेंगे, जो कि बैंक में आपको काफी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। और जैसा मैंने बोला, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हर महीने हमारा एक एफडी से रिलेटेड वीडियो आता है, जिसमें हम बताते हैं कि आपके लिए, आपके शहर के लिए कौन सा बैंक सबसे अच्छा रहेगा एफडी करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी विनय जी, जो हमें सभी सब्सक्राइबर और व्यू को देना चाहते थे। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।